हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। इसका नाम है सेल के प्रकार, यानी सेल यानी बैटरियां। तो क्या डिफरेंस है सेल और बैटरियों में? सेल यानी बैटरियां आपके दैनिक जीवन में या आपके घरों में बहुत सारे प्रकार की बैटरियों का इस्तेमाल किया जाता होगा। आज का जो ज़माना है, एंड्रॉयड फ़ोन हर व्यक्ति के पास है और उस एंड्रॉयड फ़ोन में आप देखते होंगे बैटरी ज़रूर लगी होगी। अब ये बैटरी है क्या? बात तो ये आती है कि बैटरी है क्या, या फिर इसे सेल कहते क्यों हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। बैटरियां और बैटरियों के प्रकार देखो। उत्क्रमणीयता के आधार पर सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल, अब आपसे पूछा जाए सेल क्या है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल दें? विद्युत ऊर्जा में। उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल। और उत्क्रमणीयता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। अब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाती है? सेल। देखो, उत्क्रमणीयता का मतलब क्या हुआ, ये आपका उत्क्रमणीयता का निशान है। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या हुआ कि जैसे ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी और डी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सी और डी हैं ये और बी में रूपांतरित हो सकते हैं, या फिर ए और बी सी और डी में रूपांतरित हो सकता है। मतलब जो अभिकारक है वो उत्पाद में रूपांतरित हो सकता है, और जो उत्पाद है वो अभिकारक में भी रूपांतरित हो सकता है। इसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीयता। इसके आधार पर सेल दो प्रकार के, पहला आपका है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल कौन सा सेल? प्राथमिक सेलों में इलेक्ट्रोड अपक्रिया केवल एक बार होती है। कहने का मतलब क्या है कि कुछ सेल ऐसे सेल होते हैं जिन्हें आप एक बार लाकर इस्तेमाल करिए और दोबारा आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे सूक्ष्म सेल, इसके एग्जाम्पल शुष्क सेल, लेक्लांसे सेल, और लास्ट में आपका है मरकरी सेल। अब बात आती है कि प्राथमिक सेलों में इलेक्ट्रोड अपक्रिया केवल एक बार होती है और कुछ समय बाद सेल मृत हो जाते हैं। मतलब जिन्हें एक बार आवेशित करने के बाद में पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। एक बार कुछ ऐसे सेल आपके घरों में जो सेल का इस्तेमाल होता है, मोबाइल में, बैटरी, घड़ी में, टॉर्च में, इन सब में जो सेल का इस्तेमाल किया जाता है, एक बार उनको सिर्फ एक बार आवेशित किया जाता है, उसके बाद आप उन्हें इस्तेमाल करेंगे और वो मृत हो जाएंगे और उन्हें आप फेंक देंगे। तो इस प्रकार के सेलों को कौन सा सेल कहा जाता है? प्राथमिक सेल। सेल का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वो है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं? वह सेल जिनमें इलेक्ट्रोड की अपक्रिया बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत के द्वारा उत्क्रमित हो जा सकती है। मतलब अर्थात इन सेलों को विद्युत धारा प्रवाहित करके पुनः आवेशित किया जा सकता है, विद्युत ऊर्जा को संचित किया जा सकता है। अतः इन सेलों को संचयी सेल अथवा संग्रह सेल भी कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे जो इससे पहले था प्राथमिक सेल, उसे हम एक बार उसमें जो उत्क्रम अपक्रिया है, मतलब रेडॉक्स अपक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रिया जो है वो एक ही बार होती है, मतलब उन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। द्वितीयक सेल का क्या है कि यदि एक बार इन्हें उपयोग में लाया गया और ये अपनी ऊर्जा हास कर देते हैं या फिर डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो पुनः आप इन्हें चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए इन सेलों को कहा जाता है द्वितीयक
सेल। मतलब क्या है कि इन सेलों द्वारा संचयी सेल होता है संग्रह सेल। संग्रह सेल का मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक बार इस्तेमाल करें और आवेशित पुनः करके इस्तेमाल कर सकें, मतलब एक बार इस्तेमाल करें, अगर वो डिस्चार्ज हो जाए तो दोबारा उसको चार्ज करके इस्तेमाल कर लें। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, उसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। कौन सी बैटरी लगी हुई है? लिथियम आयन बैटरी। अब उस बैटरी को एक बार जब चार्ज किया और उसकी जो विद्युत धारा थी या जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता थी वो समाप्त हो गई, तो आप दोबारा भी चाहें तो उसे इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इस प्रकार के सेल को कहा जाता है द्वितीयक सेल। ये शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? क्या है कि जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में रखा जाता है? बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। किसके क्रम में? जब विभिन्न तत्वों को उनके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता अपचयन कहलाती है। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में अगर रखेंगे तो आपको एक श्रेणी प्राप्त होगी जिसे कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी। आइए देखते हैं क्या होती है वो श्रेणी। यही है विद्युत रासायनिक श्रेणी। पहला है आपका फ्लोरीन। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फ्लोरीन पे 2 माइनस का चार्ज आएगा। अगर मैं इसको प्रबलतम अपचायक करूं तब भी ये बात गलत नहीं होगी। फ्लोरीन देखो लिखा है बढ़ती हुई आक्सीकारक क्षमता। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से किसकी तरफ जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो आक्सीकारक की क्षमता होगी वो बढ़ेगी, यानी आक्सीकरण की जो क्षमता है वो क्या होगी? बढ़ेगी। आक्सीकरण, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आक्सीकरण की क्षमता बढ़ेगी, और यदि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अपचयन की क्षमता बढ़ेगी। मतलब यदि मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं तो ऑक्सीकरण की क्षमता बढ़ती है, और यदि ऊपर से नीचे की तरफ आऊं तो अपचायक की क्षमता बढ़ती है। जैसे फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे 2 माइनस का चार्ज आएगा। ये सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है, यानी इसकी अपचायक क्षमता जो है वो सबसे कम है, और ऑक्सीकरण क्षमता इसकी सबसे ज्यादा है। दूसरा हमारा कोबाल्ट है, तीसरा हमारा H2O2 है, फिर है MnO4, फिर है हमारा सोना, फिर क्लोरीन, फिर क्रोमेट आयन, फिर ऑक्सीजन, फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड, ब्रोमीन, नाइट्राइट, हाइड्रोजन, सिल्वर, आयरन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कॉपर, Cu2+, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन, लेड, टिन, निकिल, लोहा, क्रोमियम, जिंक, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन एंड लिथियम। ये इतनी धातुएं हैं जिनका अपचायक क्षमता का एक सीरीज दिखाया गया है। और ये अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए, अभी मैंने आपको तुरंत बताया था कि अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, धातुओं को उनकी अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक सीरीज प्राप्त होती है जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपने देख लिया होगा इसको, एनसीईआरटी का बुक अगर आपके पास होगा तो ये सीरीज आपको उसमें आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, ये क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। देखो, श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर तत्वों का, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, करने की क्षमता बढ़ जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्व, जो तत्व सबसे ऊपर होता है अर्थात उसका E0 सबसे कम होता है, उसके E0 का जो मान है, यानी जो सेल विभव का मान है वो सबसे कम होता है। उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होती है, अतः वह सबसे अच्छा अपचायक होता है।
अब मैं अगर बात करूं कि सर्वाधिक अच्छा अपचायक कौन है, तो लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर है हमारा बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारी धातुएं हैं। अपचायक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम है ये, यानी सबसे अच्छा जो आपका अपचायक है वो यही कहलाएगा लिथियम। श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की करने की क्षमता बढ़ जाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होगा, जो सबसे क्या होगा, ऊपर होता है, उसके ई नॉट का मान सबसे कम होगा, और यदि ई नॉट का मान सबसे कम होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे अधिक होगी तो वह सबसे अच्छा क्या कहलाएगा, अपचायक। मतलब यदि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो आपका सबसे अच्छा अपचायक कहलाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, जिसके ई नॉट का मान सबसे अधिक होता है, जो तत्व सबसे नीचे होगा उसके ई नॉट का मान सबसे क्या होगा, अधिक होगा, और जो सबसे ऊपर होगा उसका क्या होगा, कम होगा। तो जिस तत्व का ई नॉट का मान सबसे अधिक होगा उसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होगी, अतः वह प्रबलतम आक्सीकारक होगा। वह क्या कहलाएगा, आपका प्रबलतम आक्सीकारक। जैसे मैं अगर प्रबलतम आक्सीकारक की बात करूं तो इसका एग्जांपल है फ्लोरीन, इसका एग्जांपल आपका क्या है, फ्लोरीन। और अगर प्रबलतम आक्सीकारक की बात करें तो वो आपका हो जाएगा लिथियम। सबसे ऊपर क्या है, फ्लोरीन। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, अर्थात जिसका ई नॉट सबसे अधिक होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होगी तो वो प्रबलतम आक्सीकारक कहलाएगा। हमारा प्रबलतम आक्सीकारक क्या है, फ्लोरीन। आइए देखते हैं नेक्स्ट, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, उनके ई नॉट ऋणात्मक होते हैं तथा उन्हें H2 से ऊपर रखा जाता है, परंतु SH क्यों बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं इसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिन इलेक्ट्रोडों पर अपचयन होता है उनका ई नॉट धनात्मक होता है, उनका ई नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी उनका ई नॉट धनात्मक होता है तथा उन्हें विद्युत रासायनिक श्रेणी में H2 से नीचे रखा जाता है। यह सीरीज यही कहती है कि जिनका ई नॉट पॉजिटिव होगा वो हाइड्रोजन से नीचे रहेंगे, और जिनका ई नॉट निगेटिव होगा वो क्या रहेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर। जैसे समझो मेरी बात, मैं एक लेबल ले लूं और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है, तो जिसका ई नॉट निगेटिव में है वो हाइड्रोजन से ऊपर, और जिनका ई नॉट पॉजिटिव में है, ई नॉट यदि निगेटिव में है तो हाइड्रोजन से ऊपर, और ई नॉट यदि पॉजिटिव में है तो हाइड्रोजन से कहाँ रहेंगे, नीचे। यही बात ये विद्युत रासायनिक श्रेणी बताती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है, धातुओं की अपक्रियाशीलता की तुलना, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है, जो धातु जितना ऊपर होगी अर्थात उसके ई नॉट का मान उतना क्या होगा, कम। जैसे यहां पर हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है,
जो धातु ऊपर होगी उसके ई नॉट का मान क्या होगा, कम, और जो धातु नीचे होगी उसके ई नॉट का मान क्या होगा, ज्यादा। यही बताता है सीरीज कि हाइड्रोजन एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एक पैमाना बनाया गया, उसके जिसके ई नॉट का मान कम होगा वो ऊपर होगा, और जिसके ई नॉट का मान कम ज्यादा होगा वो क्या होगा, नीचे। अब कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जितना ऊपर होती है उसका ई नॉट उतना ही कम होता है, वह उतना ही अधिक क्रियाशील व प्रबलतम अपचायक है। जैसे सबसे प्रबलतम अपचायक की मैं बात करूं तो फ्लोरीन है आपका। आप उठा के विद्युत रासायनिक श्रेणी एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, सबसे ऊपर फ्लोरीन है जिसके ई नॉट का मान लगभग -2 पॉइंट समथिंग करके दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है हमारा आयरन। क्या स्थित है, आयरन। प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं होंगी वो ज़्यादा क्रियाशील होंगी और किसी भी पदार्थ से अब क्रिया करके जो हाइड्रोजन गैस है उसको क्या कर देंगी, विस्थापित। जैसे यहाँ पर जो लोहा है वो आवर्त सारणी में यदि आप देखेंगे तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये जो हाइड्रोजन को है पानी से विस्थापित कर देता है और फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करता है। मेरी जो बात है वो यही है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं क्योंकि वह हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं अधिक ऊपर हैं या जिनके ई नॉट बहुत ही कम है, ई नॉट बहुत ही कम है, सबसे कम है फ्लोरीन का, ई नॉट बहुत ही कम है, वो ठंडे जल से ही क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देती हैं क्योंकि वे अधिक क्रियाशील होती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि लोहा, ये है लोहा, ये लेड है, ये टिन है, ये निकेल है, कोबाल्ट आदि धातुएं कुछ नीचे स्थित होने के कारण कुछ कम क्रियाशील होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं और ये ठंडे जल से क्रिया नहीं करती अपितु जल वाष्प से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। जल वाष्प से क्रिया करके किसको मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन को। जैसे अभी जो एग्जाम्पल मैंने रिवाइज किया था, मतलब जो ऊपर धातुएं हैं वो सीधे तो क्रिया नहीं करेंगी लेकिन जलवाष्प से क्रिया करेंगी और क्रिया करने के बाद में कौन सी गैस मुक्त करेंगी, हाइड्रोजन। जलवाष्प से क्रिया करेंगी और कौन सी गैस मुक्त करेंगी, हाइड्रोजन। लिख लीजिए जरा, इसे आप नोट कर लीजिए। धातुओं की अपचायक क्षमता का क्रम। अगर धातुओं की अपचायक क्षमता के क्रम की बात करें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जिनके ऊपर होती है, जिनका ई नॉट मान जितना कम होता है, ई नॉट का मान क्या होता है, जितना कम होता है वह उतनी ही अधिक क्रियाशील या प्रबल अपचायक होती है। यानी जैसे जैसे आप इस पैमाने से हाइड्रोजन को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ोगे, जो ई नॉट का मान है वो क्या होगा, कम होगा। और यदि ई नॉट का मान कम होगा, नीचे जाओगे तो ई नॉट का मान बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो ई नॉट का मान बढ़ेगा और ऊपर जाओगे तो ई नॉट का मान क्या होगा, घटेगा। और यदि ई नॉट का मान घटेगा, यदि ई नॉट का मान घटेगा तो वो क्या होगी, अपचायक। किसकी तरह बिहेव करेगी वो, अपचायक।
और उसमें भी कौन सी अपचायक होगी? प्रबल अपचायक। तो सबसे प्रबल अपचायक हमारा क्या है? फ्लोरीन, क्योंकि जब भी हम ऊपर जाते हैं तो फ्लोरीन का सबसे कम होता है मानक हाइड्रोजन विभव का मान, यानी E0 का मान, इसलिए वो सबसे प्रबलतम अपचायक मानी जाती है। यहाँ पर आपका लिथियम होगा प्रबलतम अपचायक में। आपका क्या है? लिथियम, क्योंकि जब आप नीचे के विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु जिनके ऊपर होती है, जिनका E0 का मान जितना कम होता है वो उतनी ही अधिक क्रियाशील या प्रबलतम अपचायक मानी जाती है। और सर्वाधिक प्रबलतम अपचायक आपका क्या है? लिथियम, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूं नीचे की तरफ, और यदि मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो लिथियम का सर्वाधिक कम है E0 का मान, और यदि लिथियम का E0 का मान सबसे कम है तो मैं ये कह सकता हूं कि लिथियम हमारा क्या है? प्रबलतम अपचायक। अगला क्या है हमारा? अधातुओं की क्रियाशीलता व आक्सीकारक क्षमता। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु जितना नीचे होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो अधातु जितना नीचे होती है या जिसका E0 मान जितना अधिक होता है, वह उतनी ही अधिक क्रियाशील स्वयं प्रबल आक्सीकारक होती है। क्या होती है? स्वयं प्रबल आक्सीकारक। और सबसे प्रबल आक्सीकारक क्या है? फ्लोरीन, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये आपके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये आपका एक रहा लेवल हाइड्रोजन, ये आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो E0 का जो मान है वो क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। E0 का मान क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। और यदि इसके E0 का मान, यदि इसके E0 का मान अधिक हो रहा है तो ये क्या कहलाएगी? प्रबलतम आक्सीकारक। प्रबलतम आक्सीकारक। ठीक है, नीचे जाओगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? अपचायक, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे। ठीक है, तो प्रबलतम आक्सीकारक आपका क्या है? फ्लोरीन, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं सर्वाधिक ऊंचाई पर या सबसे पहले नंबर पर हमारा फ्लोरीन मिलता है, क्योंकि इसका जो E0 का मान है लगभग -2 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये हमारा प्रबलतम आक्सीकारक इसीलिए कहलाएगा क्योंकि इसके E0 का मान जो है सबसे अधिक है। ठीक है, तो आज के वीडियो, आज के लेक्चर की यहीं पर समाप्ति होती है। तो दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। सबको प्यार भरा नमस्ते। बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे।